अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें ज्वाइन किया है साजिद तार साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो My मच। pleasure. Thank you, Arzu, and और welcome back to Pakistan. थैंक यू सो मच सर। और सर बहुत सारे इश्यूज हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में चल रहा है वो है टीटीपी का। उसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब ने कई तरह की एलिगेशन लगाई हैं इसाक डार पे, जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर है। उनका कहना है कि जी मेरे खिलाफ साजिश करके मुझे 12 लोगों के आगे निकाल दिया गया लंदन में बुलाकर, और इनको मिनिस्टर बनने का बहुत शौक है इसाक डार साहब को, और इस किस्म की बातें की। साथ साथ इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि जी बाजवा साहब जो हैं वो उनका कत्ल करवाना चाह रहे थे और उसके बाद उनका इरादा ये था कि इमरजेंसी लगा दी जाए। और इसी किस्म की सर टीटीपी का तो आपको मालूम ही है कि क्या सीन है यहाँ पे, और क्या यहाँ पे एक हंगामा चल रहा है टीटीपी को लेकर। साथ ही हमारे जो नए आर्मी चीफ हैं वो सऊदी अरब के विजिट पर गए हैं, और यकीनन वहां से वो कुछ सिक्योरिटी और साथ ही फाइनेंस की बात करेंगे। आप क्या देख रहे हैं सर? आज जैसे कहना चाहिए 5 दिन ही हुए साल को शुरू हुए, लेकिन सब लोग अभी काफी परेशानी में है, चाहे पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो। आरजू, थैंक यू। मैं असल में कुछ आपके नेशनल चीजें बात करना चाहूंगा, फिर कुछ इंटरनेशनल बातें भी करना चाहूंगा कि ये पिछले 3-4 दिनों में क्या पक रहा है। असल में सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान, जो उन्होंने इंटरव्यू दिए और जिस तरीके से वो हमले कर रहे हैं बाजवा साहब पे। दूसरा, आपके पंजाब की हाई कोर्ट की बात करेंगे, फिर आपके सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे जयशंकर साहब ने ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा। उसके बाद राणा सनाउल्लाह साहब ने क्या स्टेटमेंट टीटीपी के हवाले से हो रही है। उसके बाद हमारे अमेरिका में यहाँ स्पीकरशिप के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। ऋषि सोनक साहब ने कल मैथ के हवाले से कुछ बातें की। इमरान खान साहब ने पीटीआई ने एक व्हाइट पेपर जारी किया है, उसके बारे में बात करते हैं। इजराइल के एक मिनिस्टर हैं जो वो तल अवीव में मस्जिद अक्सा के अंदर गए, तो वहां क्या हंगामा हुआ है। और उसके बाद बात करना चाहेंगे कनाडा के अंदर जो फॉरेनर्स हैं उनके ऊपर वहां प्रॉपर्टी खरीदने पे पाबंदियां लगा दी गई। तीसरा, मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो जनेवा जा रही हैं, अपने वालिद साहब को भी साथ लेके जा रही हैं, और वो ऐसे मौके पर जा रही हैं जब वहां पे शहबाज शरीफ साहब भी होंगे, बिलावल भुट्टो साहब भी होंगे। अब वहां पे पता नहीं क्या खिचड़ी पकेगी। तो ये सारी चीजों पे मिला जुला के तो आज एक जो ऐसी है जो खिचड़ी तैयार करते हैं, देखते हैं कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं। तो दर हकीकत जब मैं इमरान खान साहब के हवाले से बात करना चाहूंगा, तो खान साहब ने अगले दिन उलमा से मिले, तो उन्होंने कहा कि जी ये 4 खवातीन के स्कैंडल निकल आए बाजवा साहब के, और एक हफ्ता पहले इन्होंने एक कुरानी आयत सुनाई थी कि किसी के गुनाहों पे पर्दा डालना चाहिए। आज जो है वो बाजवा साहब पे अटैक कर रहे हैं, हालांकि वो चीजें प्रूव भी नहीं हुई। फिर खान साहब ने जो दूसरी बात छोड़ी है, क्योंकि घेरा तंग होता जा रहा है खान साहब के आसपास, अदालतों के अंदर जो है कुछ हिलजुल है खान साहब के खिलाफ, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट और जो इस्लामाबाद कोर्ट में है। तो खान साहब को शायद अपनी गिरफ्तारी नजर आ रही है, और उसके बारे में उन्होंने कहा है कि मैं तो तैयब अर्दगान हूं, कौम को चाहिए कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो टैंकों के सामने लेट जाए। तो ये खान साहब की एक बिल्कुल गलत इनकी फहमी है। टर्किश कौम के साथ इनको बिल्कुल अपने आप को नहीं जोड़ना चाहिए। उनकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है, और जो लौंडे लपाड़े ये लेके फिर रहे हैं, ये सारे फॉरेन इन्वेडर्स को हमेशा हार डालते देखे गए हैं। ये टैंकों के सामने लेटने वाली कौम नहीं है। खान साहब आप गलत इस तरह कर रहे हैं, ये नहीं होगा यहाँ पे। अब उसके बाद बात करते हैं कि आपकी लाहौर की हाई कोर्ट क्या है और वहां से क्या फैसले आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितना दम है। तो आपके एक बहुत सीनियर एक जर्नलिस्ट है पाकिस्तान में, उन्होंने अगले दिन एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कहा है कि पंजाब का मालिक कौन है, तो उन्होंने कहा वहां पे एक एमपीए है, उसकी 25 साल उम्र है, अली अफजल शाही उसका नाम है। और उसकी खूबसूरती क्या है कि वो पंजाब के चीफ जस्टिस जो भट्टी साहब हैं उनका दामाद है। उन्होंने कहा इस वक्त पंजाब का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान वो 25 साल का लड़का है, एमपीए, जो पहली दफा एमपीए बना है। परवेज लाई साहब भी उसकी मिन्नतें तरले करते हैं, तो खान साहब भी जब वो जाता है तो उठ के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि फैसले सारे जो हैं वो लेकर आता है और उसको एक सीनियर वजारत दी गई है, CNW, जो कि मैं समझता हूँ पंजाब के साथ ज्यादती। और वो कहते हैं बच्चा ऐसा है कि वो ना सुनने का आदी नहीं है। तो ये आपकी पंजाब की हाई कोर्ट है। अब चलते हैं, रुख करते हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो जो आज के आपके दूसरे सीनियर जो है
कई जो इस वक्त जिन्होंने आज भी बड़ा धमाका खेज के इसमें आर्टिकल लिखा है, उन्होंने बिल्कुल बाजवा साहब से मीटिंग के बाद उन्होंने जो आर्टिकल का एक सिलसिला शुरू किया, उसमें उन्होंने कहा है किस तरीके से तरीन साहब को बैलेंसिंग एक्ट के जरिए और खान साहब के बनी गाला के जो वहां महल बनाया है, उसके मनी जो ट्रेल था, वो उस बैंक की एक फोटो कॉपी जो 10 साल पहले बंद हो चुका है, उसको एक्सेप्ट करके सादिक और अमीन का टाइटल दे दिया गया था। इस कौम के मुंह के ऊपर थप्पड़ उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने मारा था, और अब जो बाल है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि वो अपने आप को क्लैरिफाई करें कि कहां से कालें रिसीव करके वो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं। अगर मजीद कौम को फैसले मजीद इन्होंने देने हैं, इस वक्त इनको चाहिए कि एक फुल बेंच बनाया जाए और इन सब लोगों को बुला के कौम के सामने खड़ा किया जाए जो कालें ले लेकर फैसले देते हैं। तो ये तो आपके दो अदलिया जो आपका मुस्तकबिल है उनके बारे में है। मैंने आपको बता दिया कि आपके इस वक्त जो सिलसिले हैं, आपके जो मैडम है, तहलका ये बच रहा है कि नून लीग के अंदर इंतशार शुरू हो चुका है। अगर यहाँ पे परवेज लाई साहब को कुछ होता है, अगर इनकी वजारत आला जाती है, जिसका इम्कान लग नहीं रहा, क्योंकि खान साहब बैकफुट पे हैं, उन्होंने कहा है नहीं मैं इसको इंटरेस्टेड ही नहीं है। और दूसरा, परवेज लाई साहब ने उनसे 48 सीटें मांग ली, 18 कौमी असेंबली की और 30 सूबा पंजाब की, और साथ ही उन्होंने कहा कि आपका मैं अगला चीफ मिनिस्टर भी मैं ही हूंगा। उसके बाद उनके खिलाफ घेरा एफआईए ने तंग कर दिया, उनकी बीवी को एक ढूंढ लिया जो करोड़ों रुपए उसके अकाउंट से निकल रहे हैं। उससे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल जो है रावी के पास, उन्होंने एक अनाउंस किया था जहां अरबों की प्रॉपर्टी खरबों में हो रही थी, जिसका जश्न मनाने के लिए उनका बच्चा चार्टर फ्लाइट लेकर न्यू ईयर के लिए स्पेन चला गया था। इस वक्त एक और रवाज देखा जा रहा है आरजू, और आपकी कौम को शायद ये पता नहीं है कि जहाजों की नकलो हरकत जो है वो भी इंटरनेशनल लेवल पर एजेंसियां मॉनिटर करती हैं। एक रवाज इस वक्त आपके पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हो चुका है कि आपके जो करप्ट लोग हैं उनके बच्चे या वो खुद चार्टर जहाजों पे डॉलरों और यूरोज और पाउंड्स की बोरियां भर भर के मुख्तलिफ मुल्कों में भाग रहे हैं। ये बहुत ट्रेंड है, ये इसको इंटरनेशनल एजेंसियां मॉनिटर कर रही हैं। ये एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ है। वो ये समझते हैं कि शायद हम पब्लिक फ्लाइट पे जाएंगे, उस पे ट्रांसपोर्टेशन पे, तो शायद वहां पे तो देखा जाएगा, चार्टर जहाजों को कौन सा को देख सकता है। ये गलत फहमी। हालांकि ये नहीं पता कि यू आर ऑलवेज अंडर रेडार। आपके मुल्क के हालात ये हैं कि आपके ऊपर ड्रोन इस तरह उड़ते हैं जिस तरह कबूतर उड़ रहे हैं इस वक्त, और सैटेलाइट मेरे ख्याल आधे अमेरिका के तो आप ही के ऊपर होंगे कि देख रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपने दुनिया को एक बात बता रखी है कि यू आर एन एटॉमिक पावर। अब उससे आगे चलें तो अब जयशंकर साहब ने दूसरा अटैक किया पाकिस्तान पे। पहला तो उन्होंने शुरली यहां छोड़ी थी यूनाइटेड नेशंस में, वो जो मुंबई से एक नर्स लेकर आई थी, तो उन्होंने कहा था ये पाकिस्तान का नए सिरे से जो गड़े हुए मुर्दे थे वो ताजे कर लिए उखाड़ के। उन्होंने कहा जी कि ये देखें उसामा बिन लादेन भी रखते हैं और सारा कुछ करते हैं। तो वो उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया। उसका दूसरी कड़ी है, अगले दिन उन्होंने यूरोप को भी लताड़ा ऑस्ट्रेलिया में, और फिर जाके पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी कैंपेन शुरू की टेररिज्म के हवाले से। तो मेरी गुजारिश ये है जयशंकर साहब, पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ अटैच करना कोई नई बात नहीं, ये सारी दुनिया को पता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये चाहता था आपसे कि आप इसका कोई हल बता दें। चाहे पाकिस्तान फेल स्टेट हो रही है, लेकिन आपके बॉर्डर इससे मिलते हैं, बहुत बड़ा बॉर्डर है आपका भारत का पाकिस्तान के साथ। आपको चाहिए कि इसका सोल्यूशन बताएं। इस मसले का हर एक को पता है, हर पाकिस्तानी को पता है, हर शहर के अंदर पटाखे चल रहे हैं भाई यहाँ पे। ये कोई नई बात बताएं, ये पुरानी बातें दुनिया को भी पता है। तो आप दर हकीकत अगर स्मार्ट हो, तेज हो, इंटेलिजेंट हो, और जिस तरीके से तरक्की के मनाजिल आप तय कर रहे हैं, आपको पाकिस्तान का भी सलूशन ढूंढते बजाय कि आप ये चाहें कि पाकिस्तान मजीद किसी मसले में फंसे और आपको भी खींच के नीचे ले आए। मैं ये समझता हूं कि आपके पड़ोस में आग लग जाए, आपके पड़ोस के अंदर एक इतना ज्यादा इंतशार और चीजें कोलैप्स कर जाए, आप किस तरह तरक्की करेंगे आप? ये मैं पहले भी डॉक्टर जयशंकर का बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि ही इज वेरी फाइन डिप्लोमेट,
वेरी एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे और हूं भी कि वो इस चीज का वो हल निकालेंगे, बताएंगे, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताएं, ठीक है बताएं कि दहशतगर्दी है, लेकिन उसका हल भी कोई ढूंढे ना। आप सैंक्शंस कहते हैं जी, आपने अगले दिन ऑस्ट्रेलिया में स्टेटमेंट कहा, वेस्ट को और अमेरिका को आपने ब्लेम किया है कि आपने पाकिस्तान पे सैंक्शंस नहीं लगाई। ठीक है, आज लगा देते हैं वो सैंक्शंस, आप प्रेशराइज करें, लगा देंगे, असर के उसका क्या होगा? ये भूख से मरेंगे, आपके कपड़े फाड़ेंगे, फिर क्या करेंगे आप? ये सोल्यूशन नहीं है। आप इसका एक मुस्तकिल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, इफ यू वांट टू मूव ऑन। और दूसरा मैं ये कहता हूं, हमेशा गाड़ी अगले शीशे से देख के चलाई जाती है, पिछले शीशे से देख के गाड़ी रिवर्स की जाती है, चलाई नहीं जा सकती। अब उसके बाद मैं अगले टीटीपी में बात करना चाहूंगा। राना सनाउल्लाह साहब, 2 मीटिंग्स हुई सिक्योरिटी काउंसिल की। राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि हम टीटीपी को जी इस तरह करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद उन्होंने ऐसा वहां से आगे ड्रामा शुरू किया, टीटीपी वालों ने खुला के पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग दोनों को थ्रेट कर दी है। उन्होंने अपनी कैबिनेट वहां डिक्लेयर कर दी है, और उसके बाद उन्होंने 2 बंदे खानेवाल में घुस के आपके मार दिए पंजाब के अंदर। तो खास राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हम इनको टेबल पर लाना चाहते हैं। 2 बातें की राना सनाउल्लाह साहब ने जो कि दोनों मेक सेंस नहीं करती। वो क्या कही? इन्होंने एक तो कहा जी कि वो अनकंडीशनल अपने हथियार फेंकें, वो भी नहीं वो फेंकेंगे। वो इन्होंने कहा वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करें, अल्टीमेट उन्होंने पहले ही कह रखा है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो राना सनाउल्लाह साहब, आप टाइम मजीद जाया ना करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपने पहले जितना टाइम उनको दिया है, इसी वजह से वो वजीरिस्तान और बलोचिस्तान में घुस चुके हैं। कुछ अकल के नाखून लें और सीरियस बातें करें। ये वो लोग हैं जो गधों पे और मोटरसाइकिलों पे हैं, और आपके पास F-16 है, लेकिन आप चारपाई के नीचे घुसे हुए। ये प्लीज इसमें से निकलने की कोशिश करें अगर आप बचना चाहते हैं। और अगर आपकी जेब में लंदन का 1 वे टिकट है, तो फिर आप मजीद चाहे जितना मर्जी वेट करें, आखिरी फ्लाइट तक आप बेशक इंतजार करें, जब तक हमारे जो है हमारे तालिबान भाई जब तक इस्लामाबाद डी टाउन चौक तक नहीं पहुंचते, आप इंतजार कर सकते हैं, बड़े शौक से करें। तो लेकिन मेरी ये गुजारिश ये होगी कि आपने पहले उनको उलझाए रखा, आपने सीज फायर किया, आपने उनको रिकॉग्नाइज किया, आप उनकी मिन्नतें तरले करते रहे, उनको टाइम देते रहे, तो वो सारा घेरा डाल चुके हैं आपके वजीरिस्तान में भी और बलोचिस्तान में। अब उस पर अगली चीज पे बात करना चाहूंगा कि इस वक्त क्या एक हलचल मिडिल ईस्ट में बन चुकी है कि वहां पे इजराइल के वजीर जो है वो मस्जिद अक्सा में गए। 15 मिनट का उनका ट्रिप था वहां पे, और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी। जो वजीर थे, तामिर उनका नाम है, वो बड़े राइट विंग के उनके वजीर थे। पहले भी फलस्तीन और मुसलमानों के खिलाफ जो वहां पे बड़ा उनका हार्ड स्टैंड रहा है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि नेतन्याहू जो वहां के नए वजीर आजम है, उनका ट्रिप जो था वो अलाइंड था टू गो टू यूएई, दुबई। पहला ट्रिप ही वहां जा रहे थे वो, लेकिन उनको वो ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। यूएई ने उनकी स्टेटमेंट को कंडेम किया है, बल्कि उसको जो इस वक्त हमास के और जो पैलेस्टाइन के जो इस वक्त लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि ये मस्जिद अक्सा को गिरा के वहां पे टेंपल बनाने की बातें कर रहे हैं। उसके ऊपर उर्दन में जॉर्डन ने बड़ा सख्त स्टैंड लिया है, और उसके बाद मिडिल ईस्ट में इसके ऊपर काफी एहतजाज हुआ है। एक तो वहां पे ये, अब अगली बात जो मैं कहना चाहूंगा, जो मेरे पाकिस्तान के जो करप्ट भाई हैं मेरे, उनके लिए बड़ा एक अफसोसनाक बात है। उनके लिए कनाडा ने गैर मुल्कियों पे के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी कि वहां पे घर नहीं खरीदेंगे। अब मेरे जो पाकिस्तानी करप्ट भाई जो पैसे लेके बोरियां भाग रहे हैं, उनको सिर्फ अब दुबई में मकान लेना पड़ेगा या लंदन में। कनाडा वालों ने तो दरवाजे बंद कर दिए। वो कहते हैं हमने अपनी हाउसिंग की जो प्राइसें हैं उनको, जो इन्फ्लेशन है, 7,77,000 एवरेज डॉलर का घर है एवरेज इस वक्त कनाडा में। वो कहते हैं दिस इज नॉट रियलिस्टिक, अब 2 साल की पाबंदी लगाकर इसको रोकेंगे। तो ये जो मेरे भाई करप्ट हैं जो सारे उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं थी। 2 साल वेट करना पड़ेगा। इतनी देर में अच्छा है लंदन में आप ले लें, अच्छी जगह। वही काफी आज जब से हमारे मिलिट्री चीफ सऊदी अरेबिया की तरफ गए हैं, लंदन की प्रॉपर्टियां भी जो है उनमें हिलजुल शुरू हो चुकी है। अब क्योंकि सर कुछ ना कुछ तो लेकर आएंगे ना सर। अब अगर वो सऊदी अरब गए तो खाली हाथ तो वापस नहीं आएंगे। नहीं, देखें, ये लेके आना कोई नई बात नहीं। अगर ये $3 बिलियन पाकिस्तान में रोक लेंगे, वो खबर होगी मेरे लिए। भाई पैसे तो बिलियंस पहले भी बहुत लोग लेकर आए हैं, कौन सी नई बात है? ये जो हमारे शहबाज शरीफ साहब जनेवा जा रहे हैं और आपके बिलाल और भुट्टो, वो भी तो पैसे लेने जा रहे हैं, लेकिन शायद वो पैसे पाकिस्तान नहीं पहुंच सकेंगे, चाहे वो $200 ही हो, वो सीधा लंदन ही जाएंगे वहां से। तो इस वक्त चीफ साहब का पहला दौरा नहीं है, पहले भी आर्मी चीफ जाते रहे, वहां से पैसे लाते रहे। इस पैसे को रोक के दिखाएं तो फिर बात मानेंगे।
लाना और यहां से लंदन ले जाना, ये 70 आप 76 साल आपने बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की। पाकिस्तान को जलील करने और घुटनों पे लाने के लिए आपको 76 साल लगे हैं। आप बहुत बड़ी कौम है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं मानता हूं आप आप बहुत मेहनती कौम। तो उसमें अगली बात जो मैं करना चाह रहा था कि आज पाकिस्तान के साथ ज्यादतियों में ज्यादती है। नून लीग इस वक्त जो है वो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें देखने वाली बात यह है आरजू, मैं इसको पहले भी आपको कहता हूं, मैं इसको जमहूरियत नहीं मानता जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी है, ये सारा सेटअप है, करप्शन का सेटअप है। उस सेटअप के हवाले से जो नई खबरें आ रही हैं कि नून लीग ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी और उसका पहला स्टेप क्या लिया है कि एक की इंपॉर्टेंट पोजीशन मरियम नवाज को दे दी है। अब उसको पोजीशन को क्यों दिया गया? जी जी सर, मरियम नवाज की बात कर रहे थे आप। वो मैं मरियम नवाज की बात ये कर रहा था कि मरियम नवाज को ये ओहदा क्यों दिया गया है, क्योंकि नून लीग के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि नून लीग का सदर कोई फर्द वाहिद नहीं बन सकता जब तक वो इस सीनियर पोजीशन पे ना रहा। दो सिग्नल जा रहे हैं इस वक्त, एक तो मरियम नवाज को आगे इसको नून लीग का हेड बनाया जाएगा। फिलहाल दो चीजें चल रही हैं। हमजा नवाज को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाने की बातें हो रही थी, तो इनके अंदर इंतशार के अंदर इन्होंने कहा कि नहीं, अगली चीफ मिनिस्टर जो बनेगी मरियम नवाज बनेगी, और अगर वजीर आजम फ्यूचर में जो बनेगा नून लीग का वो भी मरियम नवाज बनेगी। तो ये पाकिस्तानी सुधरेंगे नहीं बिल्कुल। ये दर हकीकत एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे हैं, और वो जब तक इनको वो नहीं बताएंगे, जब तक कोई नया बाजवा नहीं आएगा आगे नहीं काम चलेगा। ये किसी को इनके गले में घंटी बांधनी पड़ेगी। ये बच्चे हैं, उन्हीं की ट्रेनिंग है, लेकिन उनको बताना पड़ेगा यार कि बात सुनो, अब कौम आपकी करप्शन की स्टोरियां जबानी याद हो चुकी बच्चे को। मरियम नवाज कौन सी ऐसी एबिलिटी है जो किसी दूसरे पाकिस्तानी में नहीं है, और बड़े बड़े, और मैं दुख के साथ कहता हूं दोनों पार्टियों। मैं तस्वीर खींचना चाहता हूं आपको। तस्वीर ये है, मैं हैरान हुए एतजाज आसम साहब जो मुझसे भी 20 साल बड़े हैं, बिलावल भुट्टो के सामने हाथ जोड़कर किस तरह खड़े होते होंगे। शर्म तो आती होगी। किस तरीके से कैरा साहब खड़े होते होंगे उस बच्चे के सामने जो उर्दू भी नहीं बोलता। परवेज रशीद साहब यहां किस तरह खड़े होते होंगे इस मरियम नवाज के सामने, और फिर आगे तैयारी कर रहे हैं उसका बच्चा, उसके लिए भी कोई हल्का ढूंढा जा रहा है जो सफदर उससे कहा गया है सर वो वापस आ रहा है पाकिस्तान में अपनी फैमिली को लेकर। जुनेद सफदर वो जो मर्जी करें जी, मालिक है वो। लेकिन सर एक चीज और, सर एक सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर एक चीज, आप हमेशा से फ्लड विक्टिम्स की बात करते हैं कि उनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे दादू में फ्लड विक्टिम्स जो बच्चे उनसे मिलने के लिए, जिनके पाँव में जूता नहीं था, और बिलावल भुट्टो ने $1800 का जॉगर पहन रखा। अभी यहाँ से रिसेंटली लेकर गए हैं, यहाँ से अमेरिका से खरीदा उन्होंने वो येजी है कि उसका नाम है शूज का। शर्म कहते हमको मगर नहीं आती। मैं और बात भी बताना चाह रहा था, बल्कि वो आपने मुझे रोक दिया कि शहबाज शरीफ साहब अपना बच्चा जो सुलेमान है छोटा सा एक, जो भी वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में मतलूब था, उसको लाके उसको भी सियासत में लेके आ रहे। इनको मेरे ख्याल में इनका शुरू से इनके वाले साहब ने कहा था 15-15 बच्चे पैदा करो ताकि सारी मिनिस्ट्रियां सारी अपने घर में ही रहें। तो लेकिन देखें, कौम को कहते हैं शर्म नहीं आती, सीखते कुछ नहीं है। आज मैं अब आपके कुछ एंकर भाई जो ऐसे हैं, मैंने अच्छी कुछ कर रहे हैं, उन्होंने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया कि पिछले 7 सालों में कौन कौन से ममालिक जो थे वो बैंकरप्ट हुए। अब उन्होंने कंपैरिजन शुरू कर दिया श्रीलंका, ग्रीस, अर्जेंटीना और 1-2 अफ्रीकन कंट्रीज हैं कि वहां पे जब हुआ था तो क्या हुआ था, हमारे साथ क्या होगा। फिर साथ सफाइयां पेश करते हैं, कहते नहीं जी हमारे तो रीस्केड्यूल हो जाएंगे कर्जे। और मेरे भाई इसी साल में $30 बिलियन आपने वापस देना, कहां से दे लोगे? और ये जो पैसे तुम्हारे जो चार्टर जहाज उड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान से, ये किधर जा रहे हैं? लेकिन ये कि मेरी ख्वाहिश है कि मुझे कोई बंदा बताए कि पाकिस्तान में कोई ऐसा डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन इस करप्शन को रोकने के लिए कोई काम कर रहा हो। नैब इसमें आता है, वो भी करप्ट हो जाता है। जो हमारे अमीरुल मोमिनीन थे, एक बहुत बड़ा शहजाद अकबर, एक बंदा लेकर आए थे, उसकी सारी गंदी वीडियो निकल आई है सामने। वो गाड़ी में बैठा जो वो कर रहा था सारा कुछ तमाशा। ये सबसे बड़ा टॉप का वो था शहजाद अकबर, वो खुद करप्ट आदमी था जो करप्शन को रोकने के लिए आया था। अमीरुल मोमिनीन उसकी बात ही नहीं करते हमारे। मैं तो आराम
तो सर ये तो एक दूसरे की बात कर रहे हैं, एक कहता है जी इमरान खान की ऑडियो वीडियो आ जाती है तो वो दो इमरान खान की तरफ के लोग उठ के, जो कि खुद भी एक रिटायर्ड फौजी रहा है, वो उठकर कहता है कि जी बाजवा साहब की मौजूद है वीडियोस। अब ये इसी में लगे हुए हैं, बाकी मुल्क असल कोई में नहीं देख रहा। हकीकत आरजू, अब कौम इतनी वीडियो देख देख के परेशान हो चुकी है। अब वीडियो उनकी कोई वो कहते हैं आ भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, इसकी कह देते हैं जाली है, उसकी कह देते हैं, देख देख के तंग। जो मैं दो चीजें आखिर में आपके साथ ऐड करना चाहता हूं, दो जो मुझे सख्त बादल करेंगी। देखिए इन्होंने कहा जी बिजली बंद कर दें, जी बिजली शाम को बंद कर देंगे, 66 कहते अरब रुपया उससे बचेगा। उसको जब वो निकलते गए हैं तो बाहर से फौरन सूबा सरहद ने और पंजाब ने फौरन उसको रिजेक्ट कर दिया उस आइडिया, नंबर 1। लेकिन मुझे ये बता, अच्छा फिर आपको पता है उसको इन्फोर्स किसने करना है? वो फौज ने सुना कराना है इन्फोर्स, रात को दुकानें वो बंद कराएंगे। और यार फिर तालिबान को कौन रोकेगा अगर वो बिजली बंद कराते रहेंगे तो? एक तो ये क्वेश्चन था। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है आरजू कि कौन से कुर्बानियां मांगते, खुद कुर्बानी क्यों नहीं देते यार? को पैसे ही बाहर जो रखे ले आओ, पाकिस्तान को कर्जा ही दे दो यार। दो लोग ऐसे हैं इस वक्त, जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली, अगर पाकिस्तान को कर्जा दे दें तो IMF से जान छूट सकती है, लेकिन वो नहीं देते। कौम से कहते, कौम को कहते मारेंगे, कौम को बैंकरप्ट करके छोड़ेंगे, भूख से मारेंगे। आने वाले दिनों में रोटी भी नहीं खा सकेगा क्योंकि गंदम की शॉर्टेज हो रही है पाकिस्तान के अंदर। फिर मुझे ये बताएं, इन्होंने कहा जी बिजली बंद करने से पाकिस्तान में दूध की नहरें चल जाएंगी। किसी ने ये कहा है कि V8 गाड़ियों पर पाबंदी लगा दें? किसी ने कहा है कि 2-2 कनाल 4-4 कनाल के घरों पे पाबंदी लगा दें? किसी ने कहा है ये मेकअप का सामान जो है इंपोर्ट करना बंद कर दें? किसी ने कहा है ये चीजें बंद की जाए? उधर नहीं जाते ये जो इनके खुद बच्चे खाते पीते हैं, खुद ये टिकट, मैं कहता हूं ये महंगे टिकटों पे पाबंदी लगा दें, ये जो बाहर लेके जो लोग जा रहे हैं, या बाहर जाना है इजाजत लेकर जाएं। ये जो चार्टर फ्लाइटें उड़ रही हैं इनको ही रोक लें कम से कम। वो नहीं, सिर्फ ढूंढ रहे हैं एक ऐसे पटाखे के पीछे जाते, कहते जी रिक्शे मोटरसाइकिल, कहते मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक चलाओ। और वो तो पहले ही गरीब आदमी, यार मोटरसाइकिल किसकी सवारी है? शहबाज शरीफ उस पर चढ़ता मोटरसाइकिल पे। आज मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। नेहरू साहब जब शुरू में इंडिया बना तो नेहरू साहब ने जाके गांधी से मशवरा लिया, तो उन्होंने कहा यार, उन्होंने कहा जी मैं एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे दुनिया मुझे याद रखे, इसके बारे में मुझे कुछ एडवाइस दें। मैं कहता हूं देखिए कितने विजनरी आदमी थे गांधी साहब। उन्होंने कहा कि रोटी, साइकिल और मूवी का टिकट ये ना महंगा होने देना, क्योंकि ये गरीब आदमी की खुराक है और उसकी एंटरटेनमेंट है, उसकी सवारी है। और ये जो सारे जो आपके टेबलों पे बैठते हैं, गरीब आदमी के ऊपर सारा को पाबंदियां लगा रहे हैं। दुकानें भी इनकी बंद करो, शादी हाल भी इनके बंद कर दो, अपने भी बंद करो यार, बंगलों की लाइटें बंद कहो जी। 4 कनाल से 1 कनाल से जितना बड़ा घर है उसके अंदर 8 बजे के बाद लाइट नहीं चलेगी, बिल्कुल सेक्टरों के ऊपर पाबंदी लगाएं। मैं आपके E7 में और दूसरे सेक्टरों में देखता हूं जाके, आप सोच नहीं सकते कि एक घर के अंदर 10-10, 15-15 हजार रुपए का डीजल एक दिन में चलता है और 24-24 घंटे जनरेटर चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये कि दर हकीकत इन लोगों की ख्वाहिश नहीं है पाकिस्तान बचे। सर ये जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं इस्लामाबाद में, वहां पे जो ये रहते हैं पार्लियामेंटेरियन, इनके अभी जैसे विंटर चल रहा है तो पूरा पूरा दिन इलेक्ट्रिक हीटर जला के बैठते हैं। ये बिल तो देना होता नहीं, चार्जर लगा के और आम से मतलब अपने कपड़ों में वो घूम रहे होते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उन्हें बिल नहीं देना। इन्होंने वहां पे बिल्कुल नहीं पाबंदी लगाई, कुछ भी नहीं किया। दूसरी चीज जो आखिर पे, मैं एक चीज जो बड़ी मुझे आज मैं उस पे बड़ा पहले काफी दिनों से जज्बाती हूँ, टची हूँ उस चीज पे, कि उत्तराखंड के अंदर मुसलमानों के जो वहां पे उनकी कॉलोनीज हैं उनके बारे में जो सारा एक एहतजाज हो रहा है, मैं उसके अंदर डिटेल में नहीं जाना चाहता कि इधर वो ठीक है या नहीं है। ठीक के बारे में तो ये है कि अगर दिल्ली के अंदर चीजों को जस्टिफाई किया जा सकता तो वहां भी जस्टिफाई हो सकता था अगर किसी ने करना होता, लेकिन वो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं उसकी खबरों के नीचे जब मैं उसको जाके मैंने पढ़ने की कोशिश की तो आरजू दिल बड़ा उसमें खट्टा पड़ता है। वो ये है कि नीचे खबर आएगी उत्तराखंड की, नीचे मैं देखता हूं हमारे हिंदू भाई इस तरह से उसको डील करते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स देते हैं उनपे जिस पे शर्मिंदगी आती है यार कि ये भी तुम्हारे भारत का हिस्सा है यार। ये लोग, ये 22 करोड़ लोगों का क्या करोगे? पाकिस्तान डिपोर्ट कर दोगे? करो फिर उनको, अगर करना चाहते हो। बांग्लादेश निकालना चाहते हो, मारना चाहते हो इनको कैंपों में रखना चाहते हो, करो ये करो। अगर इफ दैट इज द सोल्यूशन, करो फिर ये।
लेकिन अगर इनको इतनी नफरत इनसे करोगे, मैं बाई लॉज में नहीं जा रहा हूं कि वो इधर वो इंक्रोचमेंट है या क्या है, मैं इसमें नहीं जा रहा। नफरत जो मैं नीचे उन कमेंट्स में पढ़ता हूं, ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपने इलेक्शन लड़ना हो तो आपने पाकिस्तान को गालियां देनी है, कश्मीर को गालियां देनी है, वहां के रहने वाले मुसलमानों को गालियां देनी है, तब आपने इलेक्शन जीतना है। ये जमहूरियत इसको मैं नहीं कहूंगा। भाई पॉलिसी मैटर्स पे बात करो, अपनी परफॉर्मेंस पे बात करके इलेक्शन जीतो। मजहब को इन्वॉल्व करके जब करोगे तो फिर आप में और तालिबान में क्या फर्क है? इतनी नफरत उन 22-23 करोड़ लोगों से, उनका या तो हल निकाल दो ना, या उनको अलग मुल्क बनाओगे, फिर उनका भारत में से एक और मुल्क दोगे उनको काट के। वो 22 करोड़ तो पाकिस्तान नहीं आ सकते ना। बार बार जो उनको कहते हो कि इनको पाकिस्तान भेज दो, आ सकते हो तो भेज दो अगर हो सकता है तो। लेकिन इनको एक्सेप्ट करो कि दे आर इंडियन, दे आर भारतीय हैं वो। इतनी नफरत उनके साथ। मुझे उन कमेंट्स पे एतराज है, मुझे उनकी खबर पे कोई एतराज नहीं। मुझे तो पता भी नहीं कि वहां पे क्या हो रहा है। मैं तो वो नीचे कमेंट्स पढ़ता हूं जब, तो जान निकल जाती है कि यार दे आर बॉर्न देयर, दे आर पार्ट ऑफ योर फैब्रिक। उनसे इतनी नफरत ना करो कि वो कभी गले पड़ने शुरू हो जाए। मैं अल्लाह मेरा मेरा मैं खुद भारत पे इतनी दफा गया हूं, मैं इंप्रेस हूं उनकी ग्रोथ से। मैं उनके नेशनलिज्म के ऊपर बड़ा प्राइड फील करता था। मैं कई दफा वापस आया भारत से, मैं हमेशा ये कहता था कि उनका सेकुलरिज्म उनका सीक्रेट है तरक्की का, कि किस तरीके से ना सिर्फ हिंदू सिख मुसलमान सारे इकट्ठे होके भारत की तरक्की का सबब बन रहे हैं। मैं मिसालें देता था कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज नहीं है, अगर माइनॉरिटीज होती तो पाकिस्तान के ये हालात ना होते। मैं इस चीज पे फॉर्मली बिलीव करता हूं। मैं आज तक एक वाहिद पाकिस्तानी हूं। अल ऐलान अगर पाकिस्तान के अंदर किसी हमारे हिंदू भाई के साथ ज्यादती होती है, किसी क्रिश्चियन भाई के साथ, किसी सिख भाई के साथ, मैं अल ऐलान उसको कंडेम करता हूं कि ये ज्यादती हुई है, गलत किया गया है। मैं वाहिद एक आदमी हूं जो अभी भी कहता हूं कि पाकिस्तान के हालात ऐसे होने चाहिए कि कभी कोई हिंदू भाई भी अगर केपेबल हो तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन सके। लेकिन ये कि इतनी नफरत जो है, और बिलखसूस मैं समझता हूं कि 21st सेंचुरी में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है किसी सोसाइटी के अंदर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन बात वही है कि ये बात कहाँ तक सही है। और वैसे बहुत से फेक आईडीज भी होती हैं जो इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं, और हर जगह इस किस्म के लोग पाए जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि किसी जगह पर नहीं होगा। अभी मैंने एक वीडियो लगाई थी किसी मौलाना साहब की, और वो ये बता रहे थे पाकिस्तान में कि अगर किसी अहमदी के घर में आग लग जाए तो पानी डालने के बजाय आप उसमें पेट्रोल फेंकिए। ये इतनी नफरत वो तो बता रहे थे। नहीं, तो उसमें अब मैं फिर वो बात मैंने वही की आरजू कि वो फिर उसमें तालिबान में क्या फर्क है, उन्होंने बच्चियों की तालीम बंद कर दी। बच्ची मिडिल ईस्ट के अंदर औरत घर से अकेली नहीं निकल सकती। मैं कोई इसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मैं कंडेम करता हूं जो भी कर रहा है 21st सेंचुरी में। और सबसे बड़ी बात ये जहालत है, इसके पीछे जहालत है सर। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के पीछे सिर्फ जहालत होती है, कॉमन सेंस नहीं होती। मैं हमेशा ये आरजू कहता हूं कि जब भी इंसान पैदा होता है, इंसान बहसीत इंसान पैदा होता है, मजहब और नाम उसको बाद में दिया जाता है। तो उसकी एक्सट्रीम पे इतना नहीं जाना चाहिए। एक दूसरे के दर्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे ख्याल में जिस तरह मैं पहले कई दफा मैंने अर्ज किया कि भूख, दर्द, खून, इन चीजों का कोई मजहब नहीं होता। बिल्कुल ठीक सर। लास्ट में मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिर में कि क्या इलाज क्या है टीटीपी से पीछा छुड़ाने का? बिल्कुल साफ अल्फाज में इनको मारा जाए, इनसे बात की जाए, किया क्या जाए इनके साथ? नहीं, दर हकीकत आज जो आपका टीटीपी का मसला है उसकी बुनियाद ही ये है कि आपकी पिछली रजीम, आपके पिछले हमारे अमीरुल मोमिनीन जो हैं, 1.5 साल पहले इन्होंने इनको बुला के इस्लामाबाद में इनके साथ मुज़ाकरात करते रहे। इनको आपने टाइम ज्यादा दिया। जनरल फैज अहमद का प्लान यही था कि इनको कहा इनको दोबारा सेटल किया जाए स्वात एरिया में और दूसरे एरिया में वापस लाया जाए। और ये जो गलती की और उसमें वो स्ट्रांग हो गए। स्ट्रांग होने से मुराद ये है कि वो इन्हीं एरियाज में वापस आके वजीरिस्तान स्ट्रांग हो चुके हैं। आज आप डिले कर रहे हैं जब वो आपके अंदर भी घुस चुके हैं और बॉर्डर पे भी आपके शहरियों को मार रहे हैं। आपको चाहिए कि उसको आईनी हाथ के साथ डील करें, और बल्कि आज आपको चाहिए कि आप अफगानिस्तान के अंदर भी जो उनके सेफ हाउसेज हैं उन पे अटैक करें जाके। नहीं करेंगे तो सिग्नल गलत जा रहा है पूरी दुनिया को। सारी दुनिया आपके ऊपर अटैक शुरू करेगी फिर इसके बाद। और यू लुकिंग वेरी वीक एंड यू आर लुकिंग वेरी awkward। ये इसी का एक वाहिद सोल्यूशन है कि यू हैव टू डील इट विद इट एट वंस। बिल्कुल, और ऐसा होना चाहिए, इसलिए कि इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का जो है वो टीटीपी और दूसरी जो है वो इकोनॉमी है, जिसके ऊपर इस वक्त सख्त काम करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।